ऐसी कौन सी किताबें थी, ऐसा कौन सा पेपर था जो 6 महीने तक चलता रहा। और दूसरा सवाल हमारा ये भी होगा सर से कि अगर 6 महीने तक चलता रहा ये किताब, ये पुस्तकालय जहाँ 90 लाख पुस्तकें थी। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं भारत के हर एक कल्चर को और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए आ चुका हूँ। अपने पूरी दुनिया भर के सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर आ चुका हूँ। जहाँ आपने सही गेस किया होगा, मैं आ चुका हूँ नालंदा विश्वविद्यालय में। और हम यहाँ पर बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी के लिए। मैं सिर्फ अकेले आपको नहीं बताऊंगा, मेरे साथ गाइड रहेंगे, मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा आपको सारी बातें, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका इतिहास और इसमें पढ़ाने जाने वाले सब्जेक्ट्स। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इसको बख्तियार खिलजी ने क्यों जला दिया था। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आने का सुविधा कैसे है, रास्ता कैसे है। तो ह्यूज वेलकम टू यू ऑल टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर जिसको बनाया प्रिजर्व। ये आप नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय देखने आए, मैं आपका मार्गदर्शक का कार्य करूंगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। मैं भी पीएचडी हूं मगध यूनिवर्सिटी बोधिया से, टूरिस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड लाइसेंस है, गाइड हूं। यह नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय को बनाए थे। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तीनों हमारे भारत में ही थे। इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया है। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाए गए थे 5वीं सदी में, उस समय यहाँ फर्स्ट चीन यात्री फाहियान आए थे। फाहियान ने इसके बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए। हुएनसांग यहाँ के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। उनकी डायरी से मिलता है कि नालंदा का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। उस समय यह नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वह द्वार पंडित के नाम से जाने जाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू द्वारपाल ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। उस समय 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई यहाँ दिए जाते थे। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। यहाँ का बोल बाल भाषा पाली चलती थी। लिपि संख लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय के 3 बड़े लाइब्रेरी थे जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। हम लोग ये नालंदा की ओरिजिनल ईंटें देख रहे हैं जो खुदाई में मिले हैं। इन ईंटों की ज्वाइंट में देखिए सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर है, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की खुदाई हुआ, मुख्य दरवाजे का पता नहीं चला। ये पुरानी दीवार थी, दीवार को काट कर ये डोर बने, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं सर, इतनी मोटी यहाँ की दीवार मिली है। 3 फुट से 12 फुट तक दीवार की मोटाई है। तो माय डियर व्यूअर्स, हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय में इंटर कर चुके हैं। अब आगे जो चीज़ आपने देखी उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। जो आपको ये 2 कमरे दिख रहे हैं, तो ये दोनों कमरे जो हैं वो स्टोरेज हैं, ग्रेनरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर मतलब जो अनाज थी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए यहाँ पर अनाज रखा जाता था। और उसके बाद सर आपको बताएंगे कि ये यहाँ का जो खर्चा व्यवस्था था, यहाँ की जो अनाज थी, यहाँ पे जो डेली इनकम की जो प्रोसेस थी वो किस तरह से चलती थी, अगल बगल गांव किस तरह सपोर्ट किया करते थे। सर से सुनिए। ये नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। यह विश्वविद्यालय मगध राज्य में थी। मगध राज्य बहुत रिच कंट्री था। यहाँ पढ़ने के लिए जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका से लोग आते थे। लेकिन इस विश्वविद्यालय का पूरा खर्च यहाँ के राजा लोग मेंटेनेंस करते थे। जो पास में गांव होते थे, 100 गांव का खर्च आता था। कोई गांव से चावल आते, दाल आते, घी आते थे। तो यहाँ जब हमारे ASI के द्वारा आर्कियोलॉजी और ब्रिटिश
आर्कोलॉजी ऑफ द इंडियन सरकार जब खुदाई करने लगे तो ये 2 कमरे से बर्न्ट राइस मिला है, जला हुआ चावल मिला है, इसलिए प्रमाणित हुआ स्टोरेज रूम है। इसकी रूफ को भी आप देखेंगे विदाउट पिलर सपोर्ट छतें हैं, बिना पिलर की छतें बनाई है, आर्च सिस्टम की बनी है। जितने एफसीआई गोदाम बनते हैं सारे गोल बनते हैं, जैसे पटने में गोल घर है। हमारे माँ बहने लोग जो घर में अनाज रखते वो पात्र भी गोल होता है। गोल में ही अनाज क्यों रखते? गोल में रखने से अनाज मेरी सुरक्षित होती है। वो अनाज को अगर चौखुट में टीना उना में रखिएगा तो जून जुलाई के महीना में कॉर्नर में गर्म हवा रुक जाएगी तो अनाज को नमी बनेगा, कीड़ा लगेगा, वो अनाज सड़ जाएगा। ऊपर से दिख रहा है स्ट्रेट, ऊपर से स्ट्रेट देखने में, लेकिन नीचे से आर्च सिस्टम का है। दरवाजे देखिए, अभी हमारे दरवाजे में स्लेब सिस्टम होते, उस समय की दरवाजे में स्लेब नहीं होते, 2-2 इंच ईंटें बढ़ाते गए, सपोर्ट हो गई। तो ये आपका अनाज रखने का भंडारण मिला। ये 2 छिद्र जो देख रहे हैं ताक, इसमें उस समय घर घर गौ पाले जाते थे, इसलिए उस समय घी का दीपक यहाँ बरते थे, लाइट के लिए व्यवस्था होती। ये बगल में कुआं होते थे और ये बगल में चूल्हे होते, जिसमें 2 कार्य होते, एक किचन का काम, भोजनालय, दूसरे प्रयोगशाला का कार्य किए जाते थे। ये पास में जो कमरे देख रहे हैं ये बौद्ध मंदिर है, यहाँ लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना करते। इनके ऊपर रूफ होने से रूम अंधेरा होता, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं, वो स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका मीन्स अब्रक, चमकीली पत्थर है। इन पर एक कॉपर का प्लेट होते और सूरज की लाइट जब कॉपर पर आते वो लाइट कमरे को प्रकाशित करते। मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। हाँ, जो अभी कोडरमा झारखंड में पाए जाते, आयरन के बीच में जो कुछ अलग होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है, कमरा इसमें अनाज रखा जाता था, ये ऊपर से तो स्ट्रेट है बट अंदर से ये आर्क बनाया गया है। अंदर से जो है इसको आर्क बनाया गया है, जैसे हमारे घरों में जैसे गोलघर हो गया, जहाँ हमारे घरों में भी जो ग्रेनरीज होती है अनाज को रखने के लिए, जो मिट्टी के ऊपर बनाई जाती थी, वो सर्कुलर होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, उनका जो रूफ होता है वो सर्कुलर होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सर्कुलर रूफ है, यहाँ पर आर्क बनाया गया है, जो अंदर से आपको दिखता है। मैं जो अंदर चल के दिखाता हूँ, और वहाँ सामने कुआं है, मैं उस कुएं को भी थोड़ी आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ कुआं किस लिए और क्या बनाया गया है। 50 फुट डीप है, बारिश होने से नए पानी जमे होते हैं, अभी पानी उसमें नहीं है। ऐसे 53 कुएं थी जी, अभी 12 कुएं मिले। तो इन्हीं कुओं से स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए पानी की व्यवस्था होती थी पीने की। एक ब्लॉक में एक कुआं है, ऐसे और भी ब्लॉक की खुदाई हुआ और भी कुएं प्राप्त हुआ है, जो आगे ब्लॉक में इसी तरह इसी कुओं ये नालंदा के हिस्ट्री पन्ने जब खोलेंगे तो मुख्य पन्नों पर यही पिक्चर नजर आते हैं। ये बिल्डिंग का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनके मरने के बाद सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूपा को बनाई। ये स्तूपा है, उसके 800 बरस बाद ये नालंदा बनी, जो इधर हॉस्टल बने, उधर टेम्पल बने। ये सारी बिल्डिंग 700 वर्षों तक चलता रहा। फिर ये भूकंप के वजह से मिट्टी के नीचे जब दबी हुई नालंदा थी तो उस तरह की मिट्टी की पहाड़ थी, इसको खोदे गए तो उधर टेम्पल बिल्डिंग मिला, इधर हॉस्टल लाइन मिले। ये प्लेटफॉर्म है, योगा प्लेटफॉर्म है। बुद्धिज्म में बताए गए हैं बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे, ज्ञान ज्यादा होगा। करने के सिस्टम होते, उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह लॉकर सिस्टम, हॉस्टल के दरवाजे अंदर कमरे को देखा है। हाँ। ये बुक शेल्फ है सर। उस समय ग्रुप डिस्कशन होते थे, इसलिए बुक कम होती, ज्ञान ज्यादा होता। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा, ज्ञान कम मिलते हैं। इनके ऊपर रूफ होती थी वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होती। स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। यहाँ दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। ठंडे के दिन में ठंडा हवा नहीं, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं। रूम नेचुरल एसी। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाते। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे होते थे। तो माय डियर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सर से कि इस महान यूनिवर्सिटी को, जो नालंदा यूनिवर्सिटी कहलाती है, जो दुनिया भर को ज्ञान देती है, उस यूनिवर्सिटी को किसने जला दिया। आपने थोड़ी बहुत सुना होगा कि इस यूनिवर्सिटी को नालंदा विश्वविद्यालय ने जला दिया, सॉरी, इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे मन में, जो आपके मन में उजागर हो रहे होंगे कि ऐसा हमने जाना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, तो 6 महीने तक पुस्तकालय जली थी। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि ऐसी कौन सी किताबें थी, ऐसा कौन सा पेपर था जो 6 महीने तक जलता रहा। और दूसरा सवाल हमारा ये भी होगा सर से कि अगर 6 महीने तक जलता रहा ये किताब, ये पुस्तकालय जहाँ 90 लाख पुस्तकें थी, 9 मंजिला इमारत थी, अगर 6 महीनों तक जलता रहा तो बख्तियार खिलजी तो यहाँ पर 6 महीने तक नहीं होगा। लेकिन आखिर जब 6 महीने तक जलता रहा तो अगल बगल के लोगों ने, अगल बगल के राजाओं ने, उस समय राजा तो हुआ ही करते होंगे,
छोटे मोटे राजा होंगे ही सही, लेकिन होंगे तो उन लोगों ने बचाया कि उन्हें इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया क्यों, शुरुआत क्यों किया। सर बताएंगे आप? यह यूनिवर्सिटियां 5वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं ने बनाए, जिस समय गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहे जाते हैं। सेके राजा हर्षवर्धन इसके विकास किए। बंगाल के राजा देवपाल 9वीं शताब्दी में जब आए से, तो ये हर्षा पीरियड में करीब करीब इंडिया आपका बुद्धिज्म फैल चुका था। 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल जब आए तो उस समय पाल राजा जो थे हिंदू राजा थे। इस यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट किए हिंदू यूनिवर्सिटी में। आसपास जो गांव वाले थे वो सारे सपोर्ट करने लगे हिंदुज्म में। और यह हिंदुज्म में जैसे यहाँ से खुदाई में शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु की मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, जो आर्कियोलॉजी म्यूजियम अपोजिट साइड में रखे हुए हैं। तो बख्तियार, ये हो गया। तो बख्तियार खिलजी जो थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। वो मगध राज्य में घूमने आए, लूटने आए। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी एक स्टेशन वर्तमान में अभी है, बख्तियारपुर जंक्शन, पटना जाने वाली रूट में। तो वो वहां ठहरे हुए थे और उनकी अचानक तबीयत अस्वस्थ हो गए। उनके साथ हकीम चल रहे थे। हकीमों ने दवाई दिए, बड़े बड़े गोले भी दिए, उससे वो ठीक नहीं हुआ। वहां के लोग, लोकल लोग ने कहा कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी में औषधि की दवा होती है, आप वहां जाइए, शायद आपकी दवा वहां है, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 10,000 छात्र 1,500 टीचर उस समय आबादी यहाँ थी। हर विश्व से लोग, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से लोग हमारे यहाँ आते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाता हूं, मैं अपने हकीमों की दवाई खाता हूं, फिर वह लोकल आदमी ने समझाया कि बाबू, बुद्धिज्म में 3 यान होते हैं, हीनयान, महायान और तंत्रयान है। तुम जाओ, हो सके तुमको तंत्र मंत्र से ही वो आपकी रोग ठीक कर देंगे। इस ख्याल से आपको उनको भेज दिए गए। जब बख्तियार खिलजी को यह विश्वास हुआ कि तंत्र मंत्र से हम ठीक हो जाएंगे, इस ख्याल से वो आए। यहाँ के आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान थे, उनका नाम था राहुल श्रीभद्र। उनसे जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा, सर आपको रोग ऐसा है कि यहाँ की दवा नहीं खाएंगे तो शायद आप ठीक नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। कहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है सर, इंडियन में दया, ममता आता है। जैसे एक पुरानी कहावत भी है कि सर्प को दूध पिलाया जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में नाग पूजा वो होती है, तो सर्प तो विषैले होते हैं, वो कभी अपने जो उनकी प्रवृत्ति है वो छूटता नहीं है। उसी तरह हमारे बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी पर हमारे वैद्य साहब राहुल श्रीभद्र ने कहा कि ऐसा काम किया जाए कि आप मेरे यहाँ का दवा मत खाइए, लेकिन आप अपनी कुरान को यहाँ लाकर पढ़ेंगे ना तो 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, लाइए कुरान। कहीं मेरे यहाँ तो कुरान नहीं है, आपके यहाँ कुरान जो है राज दरबारी से उसको मंगवा लीजिए और हमें दीजिए, 10 दिन 10 पन्ने आप पढ़ेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब वो राज दरबारी ने यहाँ पेपर को पहुंचा दिए गए तो इधर राहुल श्रीभद्र उनकी रोग की दवा का पाउडर बनाए हुए थे। वह पाउडर को हर पन्ने में लेप लगा दिए। लेप लगाने के बाद उनको दे दिए गए कि प्रतिदिन आपको 10 पन्ना पढ़ना है, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। जब वो पढ़ते हैं कुरान तो पार्थी मारकर बैठते हैं, मूरी को धुनते हैं और जीभ से थूक से वो पन्ने को उलटते हैं। जैसे ही वो पन्ने स्पर्श होते हैं जीभ में, वो दवा उनको पेहम हो गई। इस तरह करने से वो ठीक हो गए। तो उनको आश्चर्य लगा कि हम बौद्ध धर्म का दवा भी नहीं खाए, हम ठीक कैसे हो गए? हमारे वैद्य नहीं कर पाए, कैसे कर दिए? यहाँ का औषधि क्या है? यहाँ का कौन सा ऐसा जगह है सिर्फ हम अपना कुरान पढ़ने से ही ठीक हो गए? उनको आश्चर्य लगा। अपने वैद्यों को वो डांटने लगे, हकीमों को, कि तुम लोग कौन सा मेडिसिन पढ़े हो जो मेरे रोग को ठीक नहीं किया? यहाँ तो इनकी मेडिसिन भी नहीं खाए और सिर्फ हम अपना ही बुक पढ़े, बुक पढ़ने से हम ठीक हो गए। वही हकीमों ने हकीकत को बता दिए कि आपके साथ छल किया गया। आप बोले थे कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, लेकिन आपकी बौद्ध धर्म की दवा खिला दी गई। जो हर पन्ने में देखिए वो लगी हुई दवे को आपने जीभ से चाटा है, जिससे आप ठीक हो गए।
तब उन्होंने कहा इंडिया का दवा इतना तेज है कि दवा चाटने से ठीक होता, हमारा हकीम की पढ़ाई इतना पीछे है कि बड़ी बड़ी गोली भी खाई ठीक नहीं हुई। इसलिए उन्होंने आक्रमण की। यहाँ के छात्रों के पास शास्त्र था, बुद्धिज्म में शस्त्र की पढ़ाई नहीं दी जाती थी और अहिंसो प्रमो धर्म था। 10,000 से 1,500 टीचर मात्र 500 सैनिक से आक्रमण किए थे। यहाँ सारे स्टूडेंट अपने पास बुक लेके चले गए। जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका वीराना अवस्था में हो गई। यहाँ कोई बुद्धिज्म रहा नहीं, जो भी भिक्षु थे सभी भाग गए। वीराना अवस्था में जब थी तो उन्होंने देखा कि ज्ञान का भंडार है लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में आग लगा दी। जिस बुक में रखे हुए पुस्तक थे कॉपर प्लेट, तामपत्र, भोजपत्र, तो भोजपत्र तारपत्रों में आग लगते हैं, कॉपर में आग लगते नहीं है। कॉपर जब सुलग जाते हैं तो वो बुतना बड़ा मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे जलता 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 रह गया। और पास वाले गांव वाले लोग कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये बुद्धिज्म का ज्ञान का भंडार जल रहा था। इसलिए आज इंडिया से बुद्धिज्म खत्म हो गए। जापान, कोरिया, थाईलैंड, जो गांव के लोग थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। हाँ, और यहाँ पर बुद्धिज्म का पढ़ाई हो रही थी। यूनिवर्सिटी था जी। बुद्धिज्म में शास्त्र चलाना तो सिखाया नहीं जाता। और उस समय राजा भी थे, बंगाल के राजा जो हिंदू राजा थे, अच्छा, देवपाल, इसलिए उसको बुझाने का प्रयास भी नहीं किए। धर्म का मैटर आ गया, दूसरे धर्म का है तो हम वहाँ पर क्यों बचाने के लिए जाएं? हाँ, ऐसा कैसे? हर एक हॉस्टल में 30 से 34 कमरे में 30 स्टूडेंट रहते, बोथ 3 टीचर रहते। उनके आंगन होते, ये क्लासरूम है, आंगन में ही क्लास होते और क्लासरूम में ऊंची स्थान ये लेक्चर स्टैंड है, ये टीचर का स्थान हुआ। ये सारे स्टोन पिलर थे, ऊपर छत थी। टीचर यहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में ग्रुप डिस्कशन होते थे। उस समय होते बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो साउंड होते। इसलिए कि अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपका दिमाग घर चला गया होगा, अगर साउंड होंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। इसलिए उस समय का क्लासरूम है। तब ये स्कूल का बेल हुआ करता टीचर ही वो बजाते थे कि यहाँ से बताया कि वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर आने की सुविधा क्या है। यहाँ पर मतलब ये नालंदा विश्वविद्यालय में, माय डियर, नालंदा विश्वविद्यालय में आने की सुविधा सबसे अच्छा जो आसान सुविधा है वो ये है कि नालंदा में रेलवे स्टेशन भी है। तो आप नालंदा जंक्शन पर आ सकते हैं रेलवे स्टेशन ट्रेन के थ्रू, वहाँ से ऑटो वगैरह करके आप आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद आप सीधा राजगीर भी जा सकते हैं, राजगीर का ग्लास ब्रिज, रोपवे सब घूम सकते हैं। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये पुरानी वाली रूइंस ऑफ नालंदा इसको कहते हैं, और ये किसी दिन बंद नहीं रहता है, साल के 7 दिन चलता है। नया वाला नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया है वो सैटरडे और संडे को बंद रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो रूइंस ऑफ नालंदा है, जो पुरानी वाली है, वो 7 दिन खुला रहता है। तो आप यहाँ 7 दिन में से कभी भी आ